वेलकम यू ऑल। सॉल्यूशन सीरीज़ में आज हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पार्ट पर। तो आज हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को और कौन से पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं और उससे सॉल्यूशन पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब्ड अबव। अबव मतलब जो प्रीवियस सीरीज़ में हम कवर कर चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 4 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। वही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब्ड आर फिट फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट्स। जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की थी तभी हमने पहली कंडीशन क्या रखी थी कि हमारा सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। दैट आवर सोल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल, और वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन दोनों में ही पार्टिसिपेट ना करे। मतलब जो सोल्यूट हमने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया है, पहली चीज़ तो वो नॉन वॉलेटाइल हो, और दूसरी चीज़ ना ही वो एसोसिएट करे सॉल्वेंट में जाने के बाद और ना ही वो डिसोशिएट करे अपने आयंस में। उस केस में क्या हम मानते थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो भी पैरामीटर्स हमने पढ़े थे वो इन्हीं 3 कंडीशंस को बेस मान करके हमने कवर किए थे। अब कंडीशंस फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू एग्जैक्ट लानी है, उसकी भी हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस हैं। अभी जब मैं इसे बताऊंगी तो आप देखेंगे कि ये कंडीशंस सिमिलर कंडीशंस हैं जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जब बात कर रहे थे। जैसे कि पहली कंडीशन है कि हमारा सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। दूसरी बात, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो लॉज थे, जैसे राउल्ट्स लॉ था या डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ, उन सबके केस में एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि हमने जब भी बात की अपने सोल्यूशन के लिए तो हमने क्या कंसीडर किया था कि सोल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो। और तीसरी चीज़, सोल्यूट ना ही डिसोशिएट करे और ना ही एसोशिएट करे। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सारी प्रॉपर्टीज़ सेम हैं जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पहले कवर कर चुके हैं। बेसिक 3 कंडीशंस, सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। और सॉल्वेंट में जाने के बाद सोल्यूट ना ही डिसोसिएट करे और ना ही एसोशिएट करे। इसी के कंटिन्यूशन में अगर हम आगे देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। कितने सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उस पे डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? आयोनाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी होती है, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर देखें तो उसके अंदर कौन सी टेंडेंसी होती है? आयोनाइजेशन। मतलब सॉल्वेंट में जाने के बाद वो अपने आयंस में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं एंड गिव मोर देन 1 पार्टिकल पर फॉर्मूला यूनिट इन सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? जब ऐड किया था तो एक NaCl ऐड किया था। अब आयोनाइज होने के बाद एक Na मिल गया और एक Cl मिल गया, 2 पार्टिकल्स मिल गए। तो आयोनाइजेशन के बाद क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं। ऐसे में क्या होता है? कॉलिगेटिव इफेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम मॉलिक्यूलर कंसेंट्रेशन। इस बात का मतलब ये हुआ, अगर सेम कंसेंट्रेशन का हम एक इलेक्ट्रोलाइट लें और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट लें और दोनों को हम सॉल्वेंट में ऐड करें, सारी चीज़ें सेम मानी है हमने यहाँ पे। सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम माना है, सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन सेम मानी है, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन भी सेम मानी है। डिफरेंस कितना है? केवल कि एक सोल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा सोल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट का हमने एक पार्टिकल डाला और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी हमने एक पार्टिकल डाला सॉल्वेंट में। अब ज़रा इनके नेचर की तरफ अगर हम जाएं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब सॉल्वेंट में ऐड होगा तो वो ब्रेक नहीं करेगा, ना ही वो डिसोशिएट करेगा ना ही वो एसोशिएट करेगा। मतलब सोल्यूट का एक पार्टिकल सॉल्वेंट में जाने के बाद भी एक ही रहा, एज इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, और आयोनाइजेशन के बाद क्या होगा, वो एक पार्टिकल ब्रेक होकर के दो आयन बनाएगा। मतलब जो आप एक पार्टिकल लेके चले थे, सॉल्वेंट में जाने के बाद वो कितने हो गए, दो हो गए। अब यहाँ सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स किस में ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़्यादा है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए सेम कंसंट्रेशन होते हुए भी एक इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, यही एक मेन बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। For different solutes of same molar concentration, magnitude of colligative property is more, which gives more number of particles on ionization. इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि वो आयोनाइज होकर ज़्यादा पार्टिकल्स दे रहा था। अब जैसे NaCl ने दो पार्टिकल्स दिए, ठीक है, इसी की जगह अगर K2SO4 मान लेते हैं कि अगला इलेक्ट्रोलाइट हमने K2SO4 लिया, इसमें क्या क्या है, 2 पोटेशियम आयन है और एक क्या है, सल्फेट है। मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 3, 2 पोटेशियम आयन और एक सल्फेट आयन। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 हो जाएंगे, मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स सोल्यूशन में और भी बढ़ गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। समझ में आया, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स डिसोशिएट होने के बाद फॉर्म होंगे उतने ही ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स। अब ये बात किसकी हो रही है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स की। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स क्या करते हैं, कोई चेंज नहीं होता उनमें, वो आयोनाइज नहीं होते हैं। अगर आपने एक पार्टिकल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डाला है तो सॉल्वेंट में जाने के बाद वो आयोनाइजेशन शो नहीं करेगा, मतलब सॉल्वेंट में जाने के बाद भी वो एक ही पार्टिकल रहेगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सोल्यूट डिफरेंट हैं, सेम परसेंट स्ट्रेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर विच गिव्स मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो ज़्यादा पार्टिकल्स देगा उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। यही बात इलेक्ट्रोलाइट्स की रीजनिंग में थी, यही बात आगे थी कि जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होने के बाद जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब पता है क्या हुआ, कि अगर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें डेल्टा TB, तो सबसे ज़्यादा चेंज उसमें आएगा जिसमें नंबर ऑफ आयंस सबसे ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, मतलब सबसे एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। ऐसे ही अगर डेल्टा TF की बात करें तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होगा। ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा TB और डेल्टा TF है, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस पूरी स्लाइड का जो बेसिक सम निकालें अगर, तो वो यही है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होने के बाद मोर नंबर ऑफ आयंस देते हैं तो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में, और जो इलेक्ट्रोलाइट जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। आगे चलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल अगर देखें तो अगर डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, बेसिक से फॉर्मूले को अगर हम देखें, हमें डेल्टा TB दिया हो, KB दिया हो, मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में रख के वैल्यू हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा डेल्टा TB, डेल्टा TF, रिलेटिव लोअरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, सबके साथ में ऐसा एप्लीकेबल है कि अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है तो आप क्वेश्चन में पुट करके या फॉर्मूले में पुट करके उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो।
अब रिलेशन बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में जो रिलेशन है वो भी कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है, कुछ पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। क्या अजम्पशन है? अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो ही राउल्ट्स लॉ ओबे होगा, मतलब द सोल्यूशन इज डाइल्यूट सो दैट राउल्ट्स लॉ इज ओबेड। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम होना चाहिए, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सोल्यूट नीदर अंडरगो डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ये बात सोल्यूट नीदर अंडरगो डिसोसिएशन एसोसिएशन वाली बार बार आ रही है और ये कंडीशन की तरह आ रही है। जैसे पहली बात आ रही है सोल्यूशन इज डाइल्यूट सो दैट राउल्ट्स लॉ इज ओबेड, मतलब सोल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा तो राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा। अगर डाइल्यूट होगा से मतलब ये है कि सोल्यूशन कंसंट्रेटेड भी होते हैं, भाई ऑब्वियसली होते हैं, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड भी होते हैं। अगर हमने 1 लीटर सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम सोल्यूट डाल दिया, हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार सोल्यूशन डाइल्यूट हो, हाँ जब डाइल्यूट होगा तब राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, बार बार ये पॉइंट आ रहा है कि सोल्यूट ना ही डिसोशिएट करे ना ही एसोशिएट करे। अब अगर ये एक कंडीशन की तरह रखा गया है तो इसका मतलब कि इसका दूसरा पहलू भी होता होगा, मतलब सोल्यूट एसोशिएट भी करता होगा और सोल्यूट डिसोशिएट भी करता होगा। जब ऐसा होता होगा तब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की कंडीशन अराइज होगी। इन केस ऑफ सोल्यूशन वेयर अबव असम्पशंस आर नॉट वैलिड, जब ये दोनों मतलब जब सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो ये पहला पॉइंट वायलेट हो गया, पहला पॉइंट फॉलो करना बंद कर दिया। और दूसरी कंडीशन कि सोल्यूट या तो सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोशिएट कर गया या फिर ब्रेक करके क्या कर गया, डिसोशिएट कर गया या आयोनाइज कर गया। उस केस में क्या होता है, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है और तभी अराइज होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? पहली कंडीशन है एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। आपके पास सोल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, आपने ये 5 मॉलिक्यूल्स लिए और सॉल्वेंट में ऐड कर दिए। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये 5 मॉलिक्यूल्स जाएंगे, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और एक सोल्यूशन फॉर्म कर देंगे और एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देंगे। हर मॉलिक्यूल अलग अलग रहेगा, डिसॉल्व होगा, सोल्यूशन फॉर्म करेगा। कभी वेपर प्रेशर की बात आएगी तो 5 मॉलिक्यूल सरफेस पे आके एक एक करके अपना वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे एंड सो ऑन। यही एक जनरल जो इतनी देर से हम रूल्स पढ़ रहे थे कि ना एसोशिएट करें ना डिसोशिएट करें, वो जो फिलॉसफी थी वो ऐसा ही कुछ कह रही थी। लेकिन हुआ क्या, ये जब 5 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में गए तो इन्होंने क्या किया, एसोसिएशन कर लिया। आपस में क्या हो गए, कंबाइन कर गए। अब 5 जुड़ गए, 5 यूनिट्स ऐड हो गए, तो ये क्या बन गया, एक पेंटामर बन गया। अगर सिर्फ 2 यूनिट ऐड होती, अगर ऐसे मान ले कि केवल 2 यूनिट कंबाइन करती तो क्या बन जाता, डाइमर। 2 यूनिट्स तो क्या बनता, डाइमर बनता। अगर 3 यूनिट्स आपस में कंबाइन करती तो क्या बन जाता, एक ट्राइमर बन जाता। तो एसोसिएशन के केस में क्या होता है, जितने पार्टिकल्स आपने डाले थे सॉल्वेंट में वो उतने न रह करके आपस में कंबाइन कर गए। अब जैसे हम डिसोसिएशन की बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, तो हमने क्या कहा था कि एक NaCl लिया, वो जब आयोनाइज हुआ वाटर में जाने के बाद तो 2 पार्टिकल का फील दिया उसने, एक Na एक Cl। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 6 A के मॉलिक्यूल्स लेकर हम चले थे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि सॉल्वेंट में हमें 6 मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिटी मिलेगी या जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें 6 पार्टिकल के हिसाब से उनमें चेंज मिलेगा।
अब यहाँ तो डाइमर फॉर्मेशन हो गया, डाइमर फॉर्मेशन हो गया तो एंटिटी कितनी बची, 1 2 3। एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। अब जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो गए तो ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट आएगा, वो भी कम हो जाएगी। एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स। 6 लेकर चले थे, एसोसिएट कर लिए, एसोसिएट करके क्या हुए, 7 जुड़ गए, तो अब ये 2 यूनिट ना हो करके 1 यूनिट बन गई, तो 6 से क्या बन गए, 3। और जब डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। जैसे जैसे सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई एसोसिएशन के केस की। अब आगे आता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन वही बात जो इलेक्ट्रोलाइट्स में की थी, वो डिसोसिएशन का ही एक केस था। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूट है जो डिसोशिएट करने की टेंडेंसी रखता है, NaCl ही ले लेते हैं, एक पार्टिकल लेके चले थे हम, जब हमने इसे सॉल्वेंट में डाला तो ये क्या कर गया, आयनाइज कर गया, और आयनाइज करने के बाद कितने पार्टिकल्स फॉर्म किए इसने, 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ऐसे केसेस में हायर वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट की जाती है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई डिसोसिएशन के केस में, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेड से या कैलकुलेटेड से मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम ऑब्जर्व होगा। तो एसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही थी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा था, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन आपस में कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। वहीं दूसरी तरफ डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बात हो गई एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। अब एक अगला फैक्टर होता है वॉन हॉफ फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं सब इससे गवर्न होती हैं। होता क्या है, आई नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो अभी पीछे एसोसिएशन और डिसोसिएशन में हम डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे थे ना, वही हमारा ऑब्जर्व्ड मास है। नॉर्मल तो जितना होता है फॉर्मूला से हम ऐड करके निकालेंगे वो होता ही है। एसोसिएट होने के बाद, सोल्यूशन में जाने के बाद, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में चेंज आने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है या घट गया है, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है हमारी वही क्या है, हमारा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब एसोसिएशन के केस में क्या होता है, अभी पीछे देखा था, एसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। और डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं तो मॉलिक्यूलर मास हमारा कम हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, एसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज मोर देन नॉर्मल। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बढ़ जाता है, इट बिकम्स मोर देन नॉर्मल। अब नीचे की वैल्यू जब बड़ी होगी ऊपर की छोटी होगी तो फ्रैक्शन हमारा लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब आई की वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन 1। तो आई इज लेस देन 1 फॉर विच केसेस, एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूलर मास कम ऑब्जर्व होता है। अब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो आई की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। तो आई की वैल्यू मोर देन 1 होगी किस केस में, डिसोसिएशन के केस में।
क्वेश्चन कभी कभी ऐसे फॉर्म होता है कि आपको लिख कर दे देगा विच विल बी करेक्ट फॉर गिवन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको ये पता है कि जो गिवन कंपाउंड है, जो गिवन फॉर्मूला है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट का है और सॉल्वेंट में जाते ही वो डिसोशिएट करेगा, तो जहाँ पे आई की वैल्यू मोर देन 1 है वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है और डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू मोर देन 1 होती है या ग्रेटर देन 1 होती है। अब अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ भी नहीं है तो जितना नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वही ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि ना ही एसोसिएशन हुआ है सोल्यूट का और ना ही डिसोसिएशन हुआ है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वो तो बेसिक बात है, याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट एसोसिएशन और डिसोसिएशन है। अब ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास को दूसरी तरह से कैसे लिखा गया है। मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्स रिलेशन किससे होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्स रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। अब आई के लिए अगर हमने लिखा है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मास के केस में उल्टा हो जाएगा, सॉरी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में उल्टा हो जाएगा। मतलब ऊपर क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही है आई का फॉर्मूला, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अज्यूमिंग नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अगर ये फॉर्मूला याद है और वो रिलेशन पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन क्या होता है, तो अलग से सारे फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोशिएट या डिसोशिएट होने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म हुए और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसका एक एग्जाम्पल अगर NaCl ही ले ले तो NaCl डिसोसिएट होके क्या देता है, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, आफ्टर में कितने पार्टिकल्स बने, 2, और बिफोर में कितने पार्टिकल थे, 1, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब जरा एक इस कॉन्सेप्ट को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करेंगे, I इज इक्वल्स टू 2 मतलब I की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और फिनोमेना क्या हुआ है, डिसोसिएशन। जरा यहाँ से चेक करके देखते हैं, I की वैल्यू मोर देन 1 होगी डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। तो I कैसे निकाल सकते हैं, पहला नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, दूसरा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। वांट ऑफ फैक्टर जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर डेल्टा TB को हम लिखते थे KB इंटू M, तो इसमें ही हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, I। डेल्टा TF में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूले में I। पाई इज इक्वल्स टू CRT है तो I, और ऐसे ही रिलेटिव लोअरिंग में भी हम मोल फ्रैक्शन के साथ I मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको देखकर एक ऑब्जर्वेशन हम और कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वांट ऑफ फैक्टर के। जितना ज़्यादा वैल्यू होगी वांट ऑफ फैक्टर की, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। एक और स्टेटमेंट इसी के रिलेशन में दे सकते हैं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जितना ज़्यादा एसोसिएशन होगा I की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, एसोसिएशन होने पे I की वैल्यू कम होती जाएगी। जितनी I की वैल्यू कम होती जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही कम होती जाएगी, और जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा I की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उसी रिस्पेक्ट में क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, I के, यानी कि
वॉन्ट ऑफ फैक्टर के। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन फिर से दो फिनोमेना होते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब किस एक्सटेंट तक डिसोसिएशन हुआ है या किस एक्सटेंट तक एसोसिएशन हुआ है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। आई क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ऐसे ही है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, किस एक्सटेंट तक एसोसिएट किए हैं पार्टिकल्स ने, कितना ज़्यादा एसोसिएशन हुआ है, कितनी मोनोमरिक यूनिट्स उन्होंने फॉर्म की है, या डाइमर फॉर्म किए हैं या ट्राइमर फॉर्म किए हैं। ये एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ K2SO4। CBSE 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। K2SO4, एक K2SO4 है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1। अब जरा K2SO4 का आयनाइजेशन अगर हम देखें, पोटेशियम और सल्फेट, सल्फेट पे कितने चार्ज होते हैं, -2, पोटेशियम पे प्लस, बैलेंस करने के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 पोटेशियम आयन प्लस 1 सल्फेट आयन, यानी कि 3। आई का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये क्वेश्चन CBSE 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें हमें आई की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, करते हैं डिसोसिएट, बेरियम 2+, हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज, 1 माइनस, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, 1 + 2, यानी कि आई विल बी 3 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 3। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है जिसमें हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। Want of factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent is respectively। मतलब पहले आपको बताना है डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू और फिर आपको बतानी है एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू। जहाँ डिसोशिएट कर रहा है, मोर देन 1 पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, वहाँ I की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब ग्रेटर देन 1। डिसोसिएशन के केस में मोर देन 1, तो ऑप्शन बी या सी, ऑप्शन 2 या 3 में से कुछ हो सकता है। एसोसिएशन के केस में क्या होगा, पार्टिकल्स कंबाइन कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद जितने पार्टिकल्स हम लेके चले थे उतना का फील नहीं आ रहा है, उससे कम का आ रहा है, क्योंकि क्या हुआ है, पॉलीमेरिक यूनिट्स बना ली उन्होंने, तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब लेस देन 1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन 2011 का क्वेश्चन है। एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.8 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना दिया हुआ है, 7.8 बार। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस NaCl सोल्यूशन दैट कुड बी यूज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। अब कंसंट्रेशन निकालनी है NaCl की जिसे हम ब्लड स्ट्रीम में यूज़ कर सकें। ऐसे केस में हम चाहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, भाई आइसोटोनिक सोल्यूशन ही यूज़ करेंगे, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। सेम कंसंट्रेशन होगा तो बैलेंस रहेगा। पाई 1 किसके बराबर होना चाहिए, पाई 2 के बराबर होना चाहिए। पाई इज इक्वल्स टू CRT। ब्लड के लिए तो पाई 1 हमें एज इट इज़ दिया हुआ है, NaCl के लिए यानी पाई 2 हमें निकालना पड़ेगा CRT से। CRT के साथ हम साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, क्योंकि NaCl का नेचर कैसा है, डिसोशिएटिव नेचर है, तो उस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। अब ज़रा देखते हैं, पाई 1 यानी कि 7.8 बार, NaCl के लिए I की वैल्यू 2, कंसंट्रेशन हमें निकालना है यानी C निकालना है, R की वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर कितना
37, इस 37 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 273 में, यानी 310। अब जरा इन सबको मल्टीप्लाई करके देखें। 8.31 को 310 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सेवन 376 लगभग क्या आएगा ये 0.45 मोल पर लीटर। ठीक है, इसमें जो की पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के लिए वो क्या क्या थे? ब्लड और NaCl की कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, ब्लड के लिए हमें सीधे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ था, NaCl के लिए हम CRT में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? I, और उसके साथ हम क्या निकाल लेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ NaCl टू बी यूज्ड। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एट 25 डिग्री हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला CRT। अब हमने एक नया टर्म सीख लिया तो हम वो भी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ICRT। R और T की बात ही नहीं करनी है। कंसंट्रेशन भी सबका सेम है, मतलब गवर्न किससे होना है? केवल वॉन्ट ऑफ फैक्टर से, पाई प्रोपोर्शनल टू I। अब ज़रा I देखते हैं, CaCl2 ये जब ब्रेक होगा तो कैल्शियम प्लस 2 क्लोराइड, यानी I की वैल्यू कितनी? 3। KCl I की वैल्यू 2, ग्लूकोज I की वैल्यू 1, यूरिया I की वैल्यू 1। सबसे ज़्यादा I की वैल्यू किस में आई? CaCl2 में। तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसका होगा? CaCl2 का। ये था हमारा लास्ट वीडियो सोल्यूशन के लिए। इसमें हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और साथ में देखा कैसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर इफेक्ट करता है डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। कमिंग वीडियो में हम लेंगे एक क्विक रिकैप ऑफ आवर चैप्टर सोल्यूशन। थैंक यू।